स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर सेट 119 को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि फ्रेजेस भी हमारे एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और डेली वोकैबुलरी बिल्डिंग में भी फ्रेजेस अक्सर हम न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स में इनकाउंटर करते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज़, जो कि बहुत ही सिंपल फ्रेज़ है लेकिन फिर भी हमें डर लगता है, दैट इज़ बैड एग। बैड एग शब्द का अर्थ होता है लिटरली बैड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि झूठा इंसान है, बैड है, बुरा है। उस व्यक्ति के लिए हम बैड एग शब्द का प्रयोग करते हैं। सो बैड एग का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बुरे कार्य करता है, बुरा व्यक्ति है, या मिसबिहेव करता है बुरे फैशन में, या झूठा है, dishonest है। That is when we are using the phrase bad egg. Similarly, good egg का अर्थ हो जाता है एक अच्छा व्यक्ति, एक honest व्यक्ति। So good egg जो है bad egg का antonym हो जाता है। यहाँ पर एक usage देखते हैं, that school bully is a bad egg. That means that school bully जो दूसरों को बुली करता रहता है, उन्हें exploit करता है, उनका शोषण करता है, he's a bad egg. She is a bad egg. Don't believe whatever she conveys to you. शी इज़ अ बैड एग, शी इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन। इसीलिए जो भी वो आपको कहती है उससे आपको फेस वैल्यू में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आपको याद रखना है कि बैड एग का एक सिनोनिम फ्रेज है सन ऑफ अ गन। सन ऑफ अ गन जो है ये पहले कलोक्यूल इंग्लिश में प्रयोग किया जाता था, आम बोलचाल की इंग्लिश में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ये आपके प्रॉपर वर्ड्स लिस्ट में भी ऐड हो चुका है और ये बैड एग का एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम फ्रेज है। सन ऑफ अ गन के लिए हम बैड लॉट, बैड एग या फिर बैड हैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो एक कोई भी व्यक्ति जो कि बुरा है उसके लिए हम सन ऑफ अ गन, बैड लॉट, बैड एग या बैड हैट का प्रयोग कर सकते हैं। So यहाँ पर we've got an example for son of a gun. I had to bring the car to the shop. The son of a gun broke down the car again. So that bad person broke the car again. That son of a gun never called me back. So that son of a gun never called me back. That means the bad egg had never called me back again. Moving on to the next phrase, brown study. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी फ्रेज का अर्थ होता है जब आप सोच में डूब जाते हैं, जब आप एक गहरी सोच में डूब जाते हैं, जब एक तरह की रेवरी हो रही है, जब आप ध्यान दे के पुरानी सोचों में डूब रहे हैं। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द फ्रेज ब्राउन स्टडी। सो ब्राउन स्टडी फ्रेज का अर्थ होता है अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, अ कंडीशन ऑफ बीइंग लॉस्ट। वो भी अकेले में जब आप सोच में डूब जाते हैं, सॉलिटरी सोच में जब आप डूब जाते हैं और आपको ख्याल ही नहीं रहता है अपनी सराउंडिंग्स का। दैट इज व्हेन यू आर इनग्रॉस्ड इन ब्राउन स्टडी, अ स्टेट ऑफ सीरियस अब्जॉर्प्शन और एब्स्ट्रैक्शन। उसके लिए हम ब्राउन स्टडी फ्रेज का प्रयोग करते हैं। तो जब आप गहरी सोच में डूब गए हैं, आप रेवरी में डूब गए हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, एब्सेंट माइंडेड हैं क्योंकि आप सोच में डूब गए हैं, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द फ्रेज ब्राउन स्टडी। इसका एक यूसेज देखते हैं। She was lost in brown study when her childhood cousins arrived. So she was lost in brown study. That means वो गहरी solitary सोच में डूबी हुई थी, वो absent minded थी जब उनके cousins का आगमन हुआ। Moving on to the next phrase, bull in a china shop. Bull in a china shop का अर्थ होता है, इसका literal अर्थ हो जाता है clumsy person। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा clumsy है, बेढंगा रखते हैं अपने आप को, क्योंकि चाइना शॉप जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसके अंदर आपने एक एनिमल, वो भी बुल जैसे एनिमल को रख दिया, दैट मीन्स सब कुछ ही तहस नहस हो जाएगा। सो यहाँ पर वी नीड टू रिमेंबर दैट बुल इन चाइना शॉप मीन्स अ clumsy person. सो एक एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या clumsy person या ऐसा व्यक्ति जो कि अग्रेसिव है, स्पेशली जब उन्हें काम रहना चाहिए। सो व्हेन यू आर अग्रेसिव, व्हेन इन फैक्ट यू नीड टू बी काम, व्हेन यू हैव टू हैंडल अ डेलिकेट सिचुएशन, तो बुल इन अ चाइना शॉप का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको काम रहने की ज़रूरत है लेकिन अग्रेसिव हो गए हैं, या एक क्लमजी पर्सन के लिए हम बुल इन अ चाइना शॉप का प्रयोग करते हैं।
इसका एक यूसेज देखते हैं। देयर आर बेटर वेज टू रिजॉल्व दिस इशू एंड यू मस्ट नॉट बी अ बुल इन अ चाइना शॉप। आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्लमजी पर्सन बनने की, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर इशू को बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। एज वी कैन सी ओवर हियर इन द इमेज, दिस इज अ चाइना शॉप जो कि अच्छी तरह से सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो अ बुल इन चाइना शॉप, दैट मीन्स you are calling for trouble or you're calling for someone who's going to be causing a lot of clumsiness. So bull in China shop. By the rule of thumb का अर्थ होता है कि कोई दिशा निर्देश जो कि प्रैक्टिस के द्वारा आए हैं rather than theory। तो ऐसी चीज़ जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसी गाइडलाइन, ऐसा मापदंड, एक तरह की गाइडलाइन जो कि आई है क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से, इसलिए नहीं क्योंकि वो थ्योरी में प्रूवन है, लेकिन प्रैक्टिस की सहायता से आप उसे फॉलो कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज बाय द रूल ऑफ थंब। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। सो रूल ऑफ थंब का अर्थ होता है अ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइडलाइन और प्रिंसिपल दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस रादर दैन थ्योरी। एक गाइडलाइन जो कि प्रैक्टिस, जो आपका प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है उसके द्वारा बनाई गई है रादर दैन थ्योरेटिकल। एक प्रैक्टिकल या अप्रॉक्सीमेट वे को हम रूल ऑफ थंब कहेंगे। इसका एक यूसेज देखते हैं। एज अ रूल ऑफ थंब शी नेवर स्टार्ट्स समथिंग ऑस्पिशियस ऑन द 13वीं तारीख को वो कोई भी चीज़ ऑस्पिशियस जो होती है उसकी शुरुआत नहीं करती हैं, और ये रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब दैट मीन्स कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है बट वो इसे फॉलो करती हैं। फ्लैश इन द पैन का अर्थ होता है एक सक्सेस। जैसे फ्लैश, जो एक चिंगारी होती है पैन में, वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए होती है, तो अ ब्रीफ सक्सेस, और ऐसी सक्सेस जिसे आप दोबारा रिपीट ना कर सकें। सो फ्लैश इन द पैन का अर्थ होता है कि आपको एक तो बहुत ही क्षण बिंगूर के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए सक्सेस मिली, और वो भी जो सक्सेस मिली वो दोबारा रिपीट आप नहीं कर पाएंगे। इट वॉज अ फ्लैश इन द पैन। सो फ्लैश इन द पैन का अर्थ होता है sudden brief success which cannot be repeated again. That is when we are using the phrase flash in a pan. So flash in a pan, something that cannot be repeated, usually जो positive चीज़ होती है, something that is briefly successful, बहुत ही थोड़े समय के लिए successful होती है, एक sudden brief success जिसे आप दोबारा दोहरा नहीं सकते हैं। So इसके लिए हम फ्लैश इन अ पैन का प्रयोग करते हैं, या एक शोई बिगिनिंग। बहुत ही, अगर आपको स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है लेकिन उसके बाद डिसअपॉइंटिंग फेलियर होता है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो सक्सेस थी दैट वाज अ फ्लैश इन अ पैन। इसका एक यूसेज देखते हैं। His initial good performances were a mere flash in the pan. Nowadays he delivers only mediocre work. जो उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छा कार्य किया था, that is just a flash in the pan. That means वो थोड़ी देर की जो सक्सेस थी वो थी, अब उसके बाद he started delivering mediocre work. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I understand that the sales peak this time were a flash in the pan and that we may not be able to achieve such numbers again, but let's just work towards realistic targets. Moving on now to the next phrase, Fabian policy. Fabian जो थे वो एक ग्रुप था सोशलिस्ट लीडर्स का। सोशलिज्म बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है जो कहती है कि कोई भी चीज़ जो है वो कम्युनिटी ओन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मॉल है तो वो मॉल का कोई ओनर नहीं होगा, वो मॉल कम्युनिटी द्वारा ओन किया जाएगा। अगर कोई किताब है तो वो किताब किसी व्यक्ति की नहीं है लेकिन वो हर एक इंसान की है। दैट इज़ व्हाट सोशलिज्म टॉक्स अबाउट। सो फेबियन सोसाइटी जो थी, दिस वाज अ ग्रुप ऑफ सोशलिस्ट हु हैड कम टुगेदर। और ये जो सोशलिस्ट थे ये बिलीव करते थे कि किसी भी तरह का अगर बदलाव आना चाहिए तो वो बदलाव कभी भी रेवोल्यूशन के द्वारा नहीं आएगा। रेवोल्यूशन एकदम फ्लैश इन द पैन की तरह है उनके लिए। रेवोल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ अनार्की देगा। अगर आपको बदलाव चाहिए तो बदलाव हमेशा ग्रेजुअल प्रोसेस से आएगा। ये फेबियन सोसाइटी का मानना था और वहीं से ये फ्रेज स्टार्ट हुआ फेबियन पॉलिसी का।
फेबियन पॉलिसी का अर्थ है कि किसी भी तरह के बदलाव के लिए आपको समय लगेगा। कोई भी किसी भी तरह का चेंज जो है अगर वो इमीडिएटली होगा तो वो एवर लास्टिंग नहीं होगा। ग्रेजुअल चेंज इज़ द बेस्ट चेंज। और इसीलिए फेबियन पॉलिसी का एक और अर्थ जो हो जाता है वो अर्थ है कि ऐसी चीज़ जिसको आप डीले कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग कहेंगे कि अगर आप ग्रेजुअल चेंज के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आप डीले भी कर रहे हैं। सो फेबियन पॉलिसी का अर्थ हो जाता है एक ऐसी पॉलिसी दैट इज आस्किंग फॉर ग्रेजुअल चेंज और अ प्रोसेस दैट इज कॉजिंग डीले। ये दो अर्थ हैं फेबियन पॉलिसी के। यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, फेबियन पॉलिसी का अर्थ है द पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, जब आप पोस्टपोन करते रहते हैं डिसीजंस को, अचीविंग सोशलिज्म बाय ग्रेजुअल रादर देन रेवोल्यूशनरी मीन्स। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड और द फ्रेज फेबियन पॉलिसी। इसका एक यूसेज देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। दे वर फर्म बिलीवर्स इन द फेबियन पॉलिसी एंड देयरफॉर द प्रोजेक्ट कुड नॉट मीट द डेडलाइंस। क्योंकि वो फर्म फॉलोअर्स से कि ग्रेजुअल बदलाव आना चाहिए, ग्रेजुअली काम करना है, तो इसीलिए प्रोसेस डिले होता गया और वो डेडलाइंस को उन्होंने मिस कर दिया। सो फेबियन पॉलिसी, अ पॉलिसी दैट इज इनकरेजिंग फॉर ग्रेजुअल चेंज। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि फेबियन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं प्रूडेंस, अटेंशन, केयर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयरफुली चल रहे हैं, हीटफुलनेस, डिलिबरेशन, विजिलेंस, डिस्क्रीशन, सर्कमस्पेक्शन। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड और द फ्रेज फेबियन पॉलिसी। Moving on to the next phrase, ever and anon. Ever and anon का अर्थ होता है occasionally, sometimes, कभी कभी कोई चीज़ हो रही है। So ever and anon का अर्थ है occasionally या sometimes. She comes to her childhood house ever and anon. Ever and anon कभी कभी आती हैं वो अपने childhood घर पे। रॉक द बोट, रॉक द बोट फ्रेज का अर्थ होता है जब आप डिसबैलेंस कर देते हैं, जो बैलेंस बना हुआ है, जो स्थिरता बनी हुई है, आप उसको डिसलोकेट जब कर देते हैं, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द फ्रेज रॉक द बोट। सो रॉक द बोट का लिटरल अर्थ होता है जब आप अपसेट कर देते हैं बैलेंस को, व्हेन यू आर अपसेटिंग द बैलेंस, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द फ्रेज रॉक द बोट। सो रॉक द बोट का अर्थ होता है डू और से समथिंग दैट कॉजेस प्रॉब्लम, और अगर आप बैलेंस को अपसेट कर देते हैं। For example, the government asked the Prime Minister not to take firm action on protesters as it certainly doesn't want anything to rock the boat, to disbalance, to cause problem just before elections. So just before elections, जो आपके main party है, they don't want to rock the boat, they don't want to cause problem or they don't want to cause a disbalance. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन सारे फ्रेज को अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हैं।